Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर किया था, प्लस हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर या स्टेप्स कह सकते हो, ये कवर किया था। अभी हम करेंगे इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक, इनमें हम 3 टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। इनके हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे एक एक। पर रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट ये मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। मैं आपका इसको लिंक दे दूंगी ऊपर वीडियो के ऊपर, आप चाहें तो उन वीडियोस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आप उन वीडियोस के बेसिक में जाकर थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेकर एक थ्योरी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो कितने टाइप की होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? 3 बेसिस पर होती है, 3 व्यू पॉइंट के बेसिस पर होती है। क्या क्या है वो? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इट्स यूजर, यूजर के बेसिस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। और व्यू पॉइंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पर हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस में डिवाइड करेंगे। फिर आता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम स्पेन, टाइम स्पेन के बेसिस पर हम वर्टिकल एनालिसिस एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में डिवाइड करेंगे। अब बात करते हैं क्या क्या है ये। तो फर्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इट्स यूजर, इसका फर्स्ट आता है इंटरनल एनालिसिस एंड सेकंड है एक्सटर्नल एनालिसिस। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस मींस वो एनालिसिस जो कंपनी के अंदर के लोग करेंगे, कंपनी के इंटरनल लोग करेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। वो एनालिसिस जब करेंगे तो उनके पास और एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो कंपनी के लोग हैं, उनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी होंगे, सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी उनके पास। वो सिर्फ जो पब्लिश किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो नहीं होंगे, प्लस उसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो इंटरनल एनालिसिस जब भी की जाएगी मैनेजमेंट के द्वारा या कंपनी के लोगों के द्वारा, तब उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत अच्छी डीप एनालिसिस कर सकते हैं और ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस की। एक्सटर्नल एनालिसिस कौन कर रहा होगा? बाहर का कोई व्यक्ति। और जब कोई बाहर का पर्सन करेगा तो उसके पास सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होगी जो कंपनी ने पब्लिश की है। और कंपनी पब्लिश क्या करेगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट पब्लिश कर देगी, P&L पब्लिश कर देगी, बैलेंस शीट पब्लिश कर देगी। तो उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो एनालिसिस की जाएगी वो होगी एक्सटर्नल एनालिसिस। राइट, चलिए अच्छा, रिलायबल इंफॉर्मेशन या मोस्ट डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी? इंटरनल एनालिसिस से, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि पब्लिश्ड नहीं है वो यूज किए गए हैं। ठीक है, और भी सारी इंफॉर्मेशन और भी सारे सपोर्टिंग एविडेंस यूज किए गए हैं जो कि एक्सटर्नल एनालिसिस में एक्सटर्नल लोगों के पास अवेलेबल नहीं थे वो रिसोर्सेज। राइट, नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पर हम एनालिसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एनालिसिस लिक्विडिटी चेक करने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी चेक करने के लिए, या कह सकते हो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करने के लिए की जाती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाली एनालिसिस है ये। और उसी जगह पर लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्यों की जाएगी? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता करने के लिए, कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी, कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, आज हो सकता है लिक्विडिटी कम हो, आज हो सकता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कम हो, पर लॉन्ग टर्म एनालिसिस के थ्रू हम क्या चेक करेंगे? फ्यूचर क्या होगा कंपनी का। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम स्पेन। टाइम स्पेन के बेसिस में हम वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में डिवाइड करेंगे। वर्टिकल एनालिसिस को हम स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं वर्टिकल एनालिसिस की। वर्टिकल एनालिसिस पर्टिकुलर ईयर की, वन पर्टिकुलर ईयर की, किसी भी बिजनेस के वन पर्टिकुलर ईयर की एनालिसिस है।
ठीक है। इसका मेन एग्जाम्पल है रेशो एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम अ नंबर ऑफ ईयर्स लेते हैं। एक से कंपनी के सिर्फ एक ईयर का स्टेटमेंट नहीं लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम डिफरेंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस कर पाएंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में, ठीक। इसके दो एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस, राइट। चलिए अब बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैं पहले भी बता चुकी हूं, मैं ये 3 टूल्स बताने वाली हूं अभी, बाकी इन 3 के वीडियो है मेरे पास, मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूं, ऊपर देखिए वीडियो के, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस में हम किसी भी 2 पीरियड के या ज्यादा पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेंगे और उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, हमको डिफरेंस निकालना है और उस डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है। लास्ट ईयर हमारा या प्रीवियस ईयर में हमारी सेल 50,000 हुई थी, इस बार 40,000 हुई है, तो 10,000 का डिफरेंस आया है और वो 10,000 का परसेंटेज क्या है, ठीक है। और सिंपल तरीके से बता देती हूँ, बहुत इजी है ये 2 तरीके से हो सकती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी हो सकती है और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी हो सकता है। अभी जो मैं एग्जांपल करा रही हूं आपको वो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, नॉन करेंट एसेट्स दिए हुए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन, करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज, ठीक। 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन है ये, 2014 एंड 2015, यहां तक क्लियर है। फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे परसेंटेज के लिए, बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, आप कर लोगे, ठीक। चलिए मैंने फॉर्मेट एक ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है जिससे ज्यादा टाइम ना लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैंने यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड के हेडिंग में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट जो ऑलरेडी है 25 लाख वही लिखा हुआ है। इसी तरह से रिजर्व एंड सरप्लस लिखे हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन एंड करेंट लायबिलिटीज, राइट, टोटल कर दिया है। इसी तरह से एसेट्स लिखे हैं, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड करेंट एसेट्स, ठीक। यहां तक कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल लिख लिया है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे हमें कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से करंट ईयर की परफॉर्मेंस को, ठीक है। जो भी हमने बेस ईयर माना है उस ईयर की परफॉर्मेंस से अभी की परफॉर्मेंस को, राइट। अब यहां पर एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा, जो भी डिफरेंस होगा, 25 लाख में से 25 लाख गए तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो चेंज भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 5 लाख में से 6 लाख गए, बचा 1 लाख। 1 लाख परसेंटेज अभी बताती हूं कैसे आएगा, डिफरेंस लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 15 लाख माइनस 15 लाख, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। 5 लाख माइनस 5,50,000, यहां जाएगा 50,000। इसी तरह से टोटल का डिफरेंस आ जाएगा 1,50,000। नॉन करेंट एसेट्स थे 30 लाख, अब हो गए 36 लाख, डिफरेंस आया 6 लाख, राइट। 5 लाख नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है। करंट एसेट्स 15 लाख थी, वो हो गई 10,50,000, तो इसमें डिफरेंस है और ये है 4,50,000। अब क्योंकि पहले करंट एसेट्स हमारी ज्यादा थी और अब कम हो गई, करंट एसेट्स हमारी पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, हम इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परसेंटेज सॉल्व कैसे करना है। परसेंटेज कैसे सॉल्व करेंगे, बेस हमने यहां क्या माना है, बेस है हमारा, क्योंकि हम लास्ट ईयर की या प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से ही तो चेक कर रहे हैं इस ईयर कैसी परफॉर्मेंस रही है, इस ईयर अमाउंट क्या रहा, बढ़ा या घटा। तो बेस ईयर कौन सा होगा, लास्ट ईयर, बेस ईयर प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। करंट ईयर जिसकी हम आज परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, जिसका कंपैरिजन निकाल कर चेक कर रहे हैं, वो होगा हमारा अभी जो करंट ईयर चल रहा है वो, ठीक। चलिए फॉर्मूला यहां मैंने लिख रखा है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर, इस वाले का करके देख लेते हैं, 5 लाख 6 लाख वाले का।
तो चेंज क्या आया 1 लाख डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट फिगर इन दी बेस ईयर। बेस ईयर की एब्सोल्यूट फिगर क्या है 5 लाख, ठीक है, इंटू 100 तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 20%, ठीक है। परसेंटेज ऊपर लिखा हुआ है, हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है करंट लायबिलिटीज में। तो पहले थी 5 लाख हो गई 5,50,000, चेंज कितना आया 50,000 का, और बेस ईयर की फिगर क्या है 5 लाख। बेस ईयर की फिगर लिख ली 5 लाख इंटू 100, डिफरेंस आपका परसेंटेज आ जाएगा 10%, ठीक है। ये आया था 20% और ये आ गया आपका 10%, राइट। इसी तरह से जब हम टोटल का भी निकाल सकते हैं, तो टोटल में डिफरेंस है 1,50,000 और बेस ईयर की फिगर क्या है 5 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 3%, यहां लिख लेते हैं 3%, राइट। इसी तरह से नॉन करंट एसेट्स का चेक करेंगे। नॉन करंट एसेट्स का 30 लाख था, वो हो गया 36 लाख, तो 6 लाख चेंज है 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, बेस ईयर की फिगर क्या है 30 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 20%, राइट। लास्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में डिफरेंस है 4,50,000 और बेस ईयर की फिगर क्या है 15 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 30%, ठीक। क्योंकि ये माइनस में है तो इसका परसेंटेज भी माइनस में आएगा, राइट। डिफरेंस आ जाएगा आपका, अच्छा इसका टोटल करने के बाद आ रहा है ये 1,50,000, ठीक है। 6 लाख माइनस 4,50,000, 1,50,000, 1,50,000 का भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, बेस ईयर की फिगर क्या है 5 लाख इंटू 100, अगेन 3%, ठीक है। यहां भी 3 आया है, ये भी आ गया आपका 3%, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या टेक्निक है, नेक्स्ट है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर ईयर की बैलेंस शीट का या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसमें एक बेस बनाएंगे। दो तरह से होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में हम बेस लेंगे टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज साइड में लेंगे बेस टोटल लायबिलिटीज। इसी तरह से कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम बेस लेंगे टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो आएगा वो, उसको हम बेस लेंगे। और मैं आपको ये सॉल्व करके समझाती हूँ कैसे होगा और क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है ये। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया है, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है। ये 2 ईयर की फिगर दी है 2014 एंड 2015। फॉर्मूला क्या लगेगा परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए फॉर्मूला लगेगा, यहां पर हम बेस क्या मानेंगे, इनकम स्टेटमेंट में P&L में बेस मानेंगे नेट सेल्स, ये भी बताया था मैंने, टोटल रेवेन्यू या नेट सेल्स कुछ भी बोलो, और ऊपर आएगा इंडिविजुअल आइटम, ठीक। अभी और क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। इसी तरह से बैलेंस शीट में क्या फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज के लिए, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज बेस होगा और इंडिविजुअल एसेट्स या लायबिलिटीज हम न्यूमरेटर रखेंगे, राइट। सॉल्व करके बताती हूं कैसे होगा ये। यहां पर मैंने एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है, इस फॉर्मेट में मैंने सिंपली क्वेश्चन लिखा है और कुछ भी नहीं किया है, कोई एनालिसिस नहीं की है अभी, ठीक है। P&L का फॉर्मेट बनाया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,000, 40,000, अदर इनकम कुछ भी नहीं है, टोटल रेवेन्यू ये आ गया। माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिख लिया है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखे हैं, फाइनेंस कॉस्ट लिखी है, डेप्रिसिएशन लिखा है, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस किया 25% तो आया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको कुछ टोटल नंबर होते हैं,
एग्जाम देने जाते हो सकता है 100 मार्क्स का एग्जाम हो सकता है आपका 75 मार्क्स का एग्जाम हो सकता है 25 मार्क्स का एग्जाम हो, तो वो जब भी आपसे कोई परसेंटेज पूछता है तो टोटल मार्क्स क्या रखते हो, बेस क्या रखते हो, किसको 100% मानते हो? अगर आपके मान लो 75 मार्क्स का एग्जाम है, 75 मार्क्स का एग्जाम है, तो आप क्या बोलोगे? आपके अगर 75 में से 75 आ गए तो आप बोलोगे मेरे तो 100% नंबर आए हैं, ठीक है? तो यहां टोटल रेवेन्यू को क्या मान लेंगे? 100%। बात समझ आई? टोटल रेवेन्यू को मान लेंगे 100%। अब मान लेते हैं आपके टोटल में से आपके 75 नंबर में से आपके आए 45, तो आप क्या करते हो? परसेंटेज कैसे निकालते हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, यही करते हो ना? मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ये आ जाएगा आपका 45 डिवाइडेड बाय 75 इनटू 100, ये आ गए आपके 60%। आपके 60% आए एग्जाम में, ठीक? इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने टोटल मान लिया, टोटल रेवेन्यू को, ये 100 हो गया हमारा। अब हम ये सारे एक्सपेंसेस को पता करेंगे इनके कितने कितने परसेंटेज हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं एक्सपेंसेस से, ठीक? फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इसको डिलीट कर देती हूं मैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट दिया हुआ है 10,000। सेम बिल्कुल मार्क्स की तरह से करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन 10,000, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स क्या है? 25,000, ठीक है? इनटू 100 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 40%, ठीक है? लिख लिया हमने, ये लिखा 40%। इसी तरह से एम्प्लॉइज बेनिफिट को कैसे करेंगे? 6,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इनटू 100, इसी तरह से आ जाएगा 24%। यहां लिखेंगे 24%। अच्छा, परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको बार बार नहीं लिख रहे हम, परसेंट हटा देती हूं, ठीक? फिर है आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 2,000 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल आपका टोटल रेवेन्यू है, मार्क्स बार बार बोल रही हूं आपको समझाने के लिए। ये आ जाएगा आपका 8%, यहां लिख लेते हैं 8। अगेन सेम करेंगे, 3,000 डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 12%, ठीक? सिंपल। ये आ जाएगा टोटल आपका 84%। 100 में से 84% ये हो गए आपके एक्सपेंसेस। क्लियर है? फिर आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका है 8,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 16%। यहां लिख लेते हैं 16। फिर है आपका टैक्स 1,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 4%, ठीक है? टोटल है 2015 में फर्स्ट एक्सपेंस दिया हुआ है आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ? 15,000 और यहाँ इस केस में टोटल मार्क्स क्या होंगे? टोटल बेस क्या माना हमने? 40,000। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 37.5। फिर आता है आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 25%, ठीक है? 25। फिर आता है आपका फाइनेंस कॉस्ट 2,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, ये हो जाएगा 5%। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन 5,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 12.5%। 12.5%। टोटल आएगा आपका 80%, राइट? इसी तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,000 दिया हुआ है,
8,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 20%, लिख लेते हैं इसको 20%। फिर आता है टैक्स जो है 2,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 5%। ठीक, टोटल आ गया 15%। नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस भी हम इसी तरह से करेंगे, एक बेस मानेंगे, बेस को हम 100 मानेंगे। ट्रेंड एनालिसिस में क्या करेंगे, हम डिफरेंट ईयर्स का डेटा लेंगे, डिफरेंट ईयर्स का जो भी न्यूमेरिकल में आपका डेटा आए वो डिफरेंट ईयर का डेटा लेना है और उसमें से सबसे ओल्ड जो ईयर दिया हुआ हो उसको बेस मान लेना है। या तो कुछ मेंशन किया हो क्वेश्चन में, अगर मेंशन किया है कोई ईयर, पर्टिकुलर ईयर को बेस बनाना है तो आप उसको बेस बनाना, अदरवाइज सबसे पुराना जो ईयर दिया हुआ है उसको हम बेस मानेंगे। ठीक है, और जो भी कंपोनेंट दिया है उसकी ट्रेंड एनालिसिस कर देंगे। ये सिंपलेस्ट है। कैसे होगा ट्रेंड एनालिसिस, फॉर्मूला सेम लगेगा, करंट ईयर का अमाउंट बेस ईयर अमाउंट इंटू 100, जो अभी मैंने कराया उसी तरह से होगा। न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको एक, क्या है न्यूमेरिकल, इसमें आपको 2011, 12, 13, 14, 15 का डेटा दिया हुआ है। किस किस चीज का डेटा है, सेल्स, स्टॉक एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, यहां पर अच्छा यहां देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेकिंग ईयर 2010, 11 एज बेस। ठीक है, यहां पर 10, 11 यही हुआ ना, 10, 11 इसको बेस बनाना है। अगर मेंशन किया है तो ठीक, अदरवाइज हम ओल्ड वाले ईयर को ही बेस बना लेंगे। चलिए, ये मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, इसमें मैंने सेल्स, स्टॉक और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट लिख लिया है। परसेंटेज अभी हम निकालेंगे 2011, 12, 13, 14, 15 का। राइट, बेस किसको बनाना है, पुराने, सबसे जो पुराना ईयर है उसको। ठीक है, इन 3 फिगर को बेस बनाएंगे। इनके बेसिस पर हम बाकी के ईयर में चेक करेंगे इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, कैसे करेंगे ये, सेम परसेंटेज सॉल्व करने का फॉर्मूला लगेगा इसमें, जैसे हम परसेंटेज सॉल्व करते थे उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। 1880 अगर 100% है तो मार्क्स ऑब्टेन कितना हुआ 2012 के लिए, 2340 अपॉन टोटल मार्क्स कितने हुए 1880 इंटू 100, क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा इस वाले का। ठीक है, तो ये परसेंटेज होगा आपका 124.5%। ठीक, 124.5%। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे 2013 के सेल्स के डेटा को, 2660 डिवाइडेड बाय 1880 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 141.5%। लिख लेते हैं इसको 141.5%। राइट, इसी तरह से 2014 का है 3020 डिवाइडेड बाय 1880 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 160.6%। 160.6%। राइट, नेक्स्ट है 3800 डिवाइडेड बाय 1880 इंटू 100, 2015 का डेटा है ये हो जाएगा 202.1। 202.1। इंटरप्रिटेशन में आप क्या लिखोगे, इंटरप्रिटेशन में लिख देना जो ऐसा आपको दिख रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है वो इंटरप्रिटेशन में लिख देना है। पहला इंटरप्रिटेशन इसका, अगर हम सेल्स की बात करें तो ये बनेगा कि सेल्स इंक्रीज ही हो रही है, किसी भी ईयर में सेल्स डिक्रीज नहीं हुई है। यहाँ पर अगर इसको हम बेस मानते हैं, ये 100% है, तो सेल्स 124%, 141%, 160%, 202% तक चली गई। मीन्स 2011 से लेकर 2012 में तो सेल्स जस्ट डबल हो गई। ठीक है, यही इंटरप्रिटेशन है। आपसे वहाँ इंटरप्रिटेशन में बहुत कुछ रॉकेट साइंस लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, आप उसी का ही इंटरप्रिटेशन लिख दीजिए। राइट, इसी तरह से सॉल्व करते हैं स्टॉक्स का। तो स्टॉक में बेस क्या माना है हमने 700, तो 700 क्या हो गया 100। अब
2012 का स्टॉक चेक करते हैं। 780 डिवाइडेड बाय 700, बेस क्या है 700, टोटल मार्क्स क्या एक तरीके से 700 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 111.4%। इसी तरह से 820 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 117.1। इसी तरह से 940 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100, ये आ जाएगा 134.3। इसी तरह से 11150 डिवाइड बाय 700 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 164.3%। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, एक दो सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी सेम है, आप कर सकते हैं इजीली। 320 क्या है बेस, तो इसको क्या लिखेंगे 100। अब 2012 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे तो क्या आएगा 450 डिवाइडेड बाय बेस क्या है 320 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 140.6। इसी तरह से 470 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 146.9। 520 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 100, ये आ जाएगा 162.5। 660 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 100, ये आ जाएगा 206.3। राइट, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है, तीनों ही टेक्निक्स जो हैं, तीनों ही टूल्स जो हैं बहुत ही सिंपल हैं। बाकी बचा आपका रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस एंड फंड फ्लो एनालिसिस, इसके मैं आपको वीडियोस के लिंक बता रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। राइट, चलिए आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।